द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि राष्ट्र प्रधान होता है, ऐसे राष्ट्रों को गणराज्य कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर आप लोग इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ राष्ट्र प्रधान वहाँ के राजा या रानी होते हैं, लेकिन वे लोग जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वे आनुवांशिक होते हैं। इसीलिए हम इंग्लैंड को गणराज्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारत क्या है, गणराज्य है। तो मुख्य 5 जो शब्द हैं, ये भारतीय संविधान का हम आदर्श कह सकते हैं। इसके अलावा भारतीय प्रस्तावना में और कुछ शब्द अंतर्निहित किया गया है, जो है न्याय, स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, ये सब कुछ हमारे संविधान के लक्ष्य हैं। ठीक है, तो संविधान बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू ने संविधान से जड़ी कुछ प्रस्तावों को उठाया था, कुछ लक्ष्य उद्देश्यों को उठाया था कि किस तरह का हमारा संविधान होगा। ठीक है, तो उनके उठाए गए संविधान निर्माण से पहले उठाए गए जो प्रस्ताव थे, वो क्या क्या थे, उसके विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, तो वह था, पहला था कि गण परिषद भारतवर्ष को स्वाधीन सार्वभौम गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। बाद में स्वाधीन शब्द को हटा दिया गया। दूसरी है, ब्रिटिश शासित भारतवर्ष के भूभाग एवं भारत के अधीन आने वाले देशी राज्यों को लेकर राज्यों का संघ गठित होगा। ठीक है, बाद में मिलेगा, भारत एक संघ राज्य नहीं है, राज्यों का संघ है। भारतवर्ष के जनसाधारण के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, समानता, धार्मिक स्वाधीनता की रक्षा, चिंता एवं विचार व्यक्त करने के लिए स्वाधीनता को स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे ही कुल मिलाकर 8 प्रस्ताव दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान से संबंधित। इसी को हम नेहरू द्वारा दिए गए प्रस्ताव के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आता है भारतीय राजनीति में संघीय व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राजनीति में संघीय व्यवस्था। तो सबसे पहले संघ राष्ट्र क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। संघ राष्ट्र उस राष्ट्र को कहते हैं जहाँ पे कुछ राज्यों को मिलाकर एक राज्यों का संघ गठित होता है, और जो राज्य होते हैं उस संघ में उन राज्यों को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, जैसे कि अलग संविधान बना दिया जाता है, दोहरी नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण विषय में अलग से अधिकार दे दिया जाता है। ऐसे राष्ट्रों को संघ राष्ट्र के रूप में हम जानते हैं। और यहाँ पे पूरी दुनिया में हम अगर खोज करें तो पाएंगे कि अमेरिका को संघ राष्ट्र का गृह भूमि कहा जाता है। किताबी भाषा में जाए तो कहा जाता है कि संघवाद संविधानिक संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविधा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविधा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकार संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक संघ की स्थापना करना ही संघ राष्ट्र होता है। और अमेरिका क्या है, संघ राष्ट्र की गृह भूमि कहा जाता है। अंग्रेजी में जाए तो जो क्या बोलते हैं संघ राष्ट्र का जो अंग्रेजी शब्द है वो होता है फेडरेशन। और फेडरेशन जो शब्द है वो लैटिन शब्द फेडस से आया है, जिसका मतलब होता है समझौता या संधि, मतलब विभिन्न राज्यों के बीच समझौता या संधि। ठीक है, और भारत में भी संघीय प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पूर्ण संघ राष्ट्र और अर्ध संघ राष्ट्र के बीच अंतर। क्या है, पूर्ण संघ राष्ट्र और अर्ध संघ राष्ट्र के बीच अंतर। ये टॉपिक आया कहाँ से, क्योंकि भारत की जो संघीय प्रणाली है उसको पूर्ण संघ राष्ट्र की दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, भारत को कुल मिलाकर कहा जाए तो अर्ध संघ राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्ण संघ राष्ट्र और अर्ध संघ राष्ट्र में अंतर क्या है उसको आप जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत को क्यों पूर्ण संघ राष्ट्र कहा नहीं जाता है। तो पूर्ण संघ राष्ट्र क्या होता है कि अंग राष्ट्र अधिक स्वतंत्र होते हैं। जो अंग राष्ट्र होते हैं मतलब उस संघ में जो राष्ट्र होते हैं विभिन्न, वो अधिक स्वतंत्र होते हैं, उनको अलग से पावर दिया जाता है, वो कभी भी अलग भी हो सकते हैं। ठीक है,
उनके लिए अलग से संविधान होता है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, अलग से संविधान विभिन्न राज्यों के लिए नहीं है। ठीक है। और पूर्ण संघ राष्ट्र में क्या होता है, जो राष्ट्र होते हैं, संघ राष्ट्र होते हैं, उनका दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन अर्ध संघ राष्ट्र में क्या होता है कि केंद्रीय सरकार जो होती है वो अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है। कौन अधिक शक्तिशाली होती है, केंद्रीय सरकार। लेकिन पूर्ण संघ राष्ट्र में क्या था कि केंद्रीय सरकार और जो राज्य सरकार होती थी, सभी के पास अपना अपना शक्ति है, पावर है। ठीक है। और अर्ध संघ राष्ट्र में क्या होता है, एक ही संविधान होता है। लेकिन पूर्ण संघ राष्ट्र में क्या होता है, संघ राज्यों के लिए क्या होता है, अलग से संविधान होता है। यहाँ पे अर्ध संघ राष्ट्र में एकहरी नागरिकता होता है, पूर्ण संघ राष्ट्र में क्या होता है, दोहरी नागरिकता होती है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है। भारत में अमेरिका का संघीय व्यवस्था का अपना कर कनाडा का संविधान को अपनाया गया था। आप लोग याद रखना। क्यों अमेरिका का संघीय व्यवस्था को नहीं अपनाकर कनाडा का संघीय व्यवस्था को अपनाया गया? क्योंकि जो भी संविधान निर्माता थे उन लोगों को पता था कि अगर क्या बोलते हैं आपको, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, स्वाधीनता मिलते ही अगर जो अंग राष्ट्र हैं, भारत के जो भी अंग राष्ट्र हैं, उनको अलग से अधिकार दे दिया गया, दोहरी नागरिकता दे दिया गया, अलग से संविधान दे दिया गया, तो भारत का जो एकता और अखंडता है उस पर आंच आएगी। हो सकता है हमारी आज़ादी जो है, स्वाधीनता जो प्राप्ति हुई है उसका अर्थ नहीं रह जाएगा, अर्थहीन हो जाएगी। इसीलिए भारतीय जो संविधान निर्माता थे वे लोग क्या किए, अमेरिका का जो संघीय व्यवस्था था उसको न अपनाकर और कनाडा का क्या बोलते हैं, संघीय व्यवस्था को अपनाया, और जिसके चलते भारतीय जो संघीय प्रणाली है वो अर्ध संघ राष्ट्र के रूप में माना जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो अभी तक जो संघीय व्यवस्था के बारे में आलोचना आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि विशेषताएं किस प्रकार की हैं। तो विशेषताओं में हम जाएंगे तो संघीय विशेषता होने पर भी इसे एकात्मक सरकार की विशेषताएं दिखाई देता है। भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है लेकिन फिर भी संघ राष्ट्र इसको हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि भारत में एकात्मक जो विशेषता है वह दिखाई देता है। अब एकात्मक विशेषता क्या होता है? जिस राष्ट्र में केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है उसको एकात्मक सरकारें हम कहते हैं। तो भारत में भी राज्य सरकारें होती हैं लेकिन केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। देश के लिए कोई भी महत्वपूर्ण विषय हो उसका निर्णय केंद्रीय सरकार ही लेती है। इसके साथ ही अर्ध संघ राज्य है। क्यों अर्ध संघ राज्य है? क्योंकि संघ राज्य पूर्ण संघ राज्य होने के लिए दोहरी नागरिकता की आवश्यकता होती है, अलग से संविधान की आवश्यकता होती है, और जो संघ राज्य होते हैं उनको अलग से क्षमता दिया जाता है, पावर दिया जाता है। लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था में इस तरह का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इसको अर्ध संघ राज्य कहा जाता है। और यही सब कारण है कि भारत को एक असाधारण संघ राज्य बनाता है। और इसके साथ ही जो भी क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण विषय है उस पर निर्णय केंद्रीय सरकार लेती है, इसीलिए इसको केंद्रीय संघ राष्ट्र ही कहा जाता है। जैसे कभी अगर देश में इमरजेंसी का इमरजेंसी लग जाए, इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो उस समय कुल निर्णय केंद्रीय सरकार के हाथों में ही रहता है। इसके साथ ही कहा गया है कि गठन में संघ राष्ट्र है लेकिन आदर्श में एकात्मक है। भारतीय जो संघीय प्रणाली है गठन तो संघ राष्ट्र के रूप में किया गया है लेकिन आदर्श में यह एकात्मक है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अन्य राष्ट्रों के और भारत की संघीय व्यवस्था में अंतर क्या है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है अंग राष्ट्रों को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय संघीय प्रणाली में जो अंग राष्ट्र हैं या अंग राज्य हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन जहाँ पे पूर्ण संघ राज्य होती है वहाँ पे जो अंग राष्ट्र होते हैं, अंग राज्य होते हैं, उनको अलग होने का अधिकार दिया जाता है। भारत के अंग राज्यों को अलग संविधान नहीं है। पूर्ण संघ राष्ट्र है जहाँ पे वहाँ पे अंग राज्यों के अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में कोई अलग संविधान नहीं है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। महत्वपूर्ण अधिकार केंद्रीय सरकार के दे दिया गया है। ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण देश के हित में निर्णय होते हैं, ठीक है, वह केंद्रीय सरकार ही करती है।
लेकिन दूसरे देशों में जहाँ संघीय व्यवस्था है, पूर्ण संघीय व्यवस्था है, वहाँ केंद्रीय सरकार अपना कार्य करती है और राज्य सरकारें अपनी कार्य करती है। और भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत की संघीय प्रणाली में एकहरी नागरिकता का ही व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो ये था भारत की संघीय व्यवस्था। उसके बाद आता है भारतीय संसदीय गणतंत्र। तो संसदीय गणतंत्र क्या होता है उसके बारे में हम पहले जानेंगे। ठीक है, तो संसद को प्रमुखता देकर जिस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है ऐसे देश को ही संसदीय गणतंत्र कहा जाता है। और भारत का भी उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को प्राथमिकता देकर ही भारतीय शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। इसीलिए भारत को भी संसदीय गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग देशों में भी संसदीय गणतंत्र प्रचलित है, जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका में, हाँ, वहाँ भी संसदीय गणतंत्र है और वहाँ भी 2 सदनें हैं। हाँ, वो दोनों सदनों के एक साथ मिलाकर कांग्रेस कहा जाता है। भारत में संसद कहा जाता है, वहाँ पे क्या कहा जाता है? अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट अपर हाउस। ठीक है, वहाँ पर भी 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट अपर हाउस। ठीक उसी तरह इंग्लैंड में भी 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। भारत में भी तो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय गणतंत्र है, उसको कहाँ से अनुसरण किया गया है? इंग्लैंड से अनुसरण किया गया है। जो संविधान निर्माता थे, जब भारत का संसदीय प्रणाली के बारे में लिख रहे थे, तो उन्होंने इसका जो नीति नियम था वो कहाँ से अनुसरण किए? वो इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली से अनुसरण किए। फिर भी भारत के संसदीय प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली में कुछ अंतर देखा जाता है। कैसे अंतर देखा जाता है? भारत का जो राष्ट्रप्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है और वह जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रप्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, वह जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। लेकिन इंग्लैंड का जो राष्ट्रप्रधान होता है, वहाँ का राजा या रानी होते हैं, वह जनता का द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वह आनुवंशिक रूप से होते हैं। तो यहाँ पे संसदीय प्रणाली में एक अंतर आ गया। ठीक है, उसके बाद भारत की ऊपरी सदन राज्यसभा और इंग्लैंड के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों भिन्न है। जो भारत की राज्यसभा है और इंग्लैंड का जो ऊपरी सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों भिन्न है, विभिन्न विषयों में भिन्न है। भारत का जो सदन के मुकाबले जो इंग्लैंड का सदन है वो अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों अधिक शक्तिशाली होता है? क्योंकि इंग्लैंड का जो सदन होता है उसको सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ठीक है, जो सर्वोच्च पावर होता है, सर्वोच्च शक्ति होता है देश का शासन प्रणाली का, वह सदन ही है इंग्लैंड में। ठीक है, लेकिन भारत में सदन सर्वोच्च शक्ति नहीं है, भारत के संविधान को ही सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना गया है। ठीक है, यही कुछ अंतर था। हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग को सिर्फ समझने के लिए चैप्टर को हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ कि बहुत कुछ आप लोग यहाँ से सीखे होंगे। और कुछ अगर नहीं सीखे हैं तो फिर हम आप लोग को अगले वीडियो में हम बता देंगे, आप लोग कृपया क्वेश्चन करें। धन्यवाद।